रसोई के सारे कामों को निपटाकर अर्चना अपनी बालकनी में बैठी हुई थी। अब करने और देखने के लिए उसके पास बचा ही क्या था जो वह करती या देखती। बस बालकनी में एक कुर्सी पर बैठी कभी अपने घर के सामने वाले गार्डन में कुछ बच्चों को खेलते देखती, तो कभी एक सुंदर शादीशुदा जोड़े को देखती जो अपने में ही मगन थे। अर्चना के पास समय इतना था कि काटने से भी नहीं कटता। अरे अर्चना बेटा आओ, चलो खाना खा लो, देखो दोपहर हो गया है। नहीं मम्मी आप खा लीजिए। कहो तो आपको निकाल देती हूँ। अरे क्यों नहीं खाना तुझे? आजकल देख रही हूँ तो अपनी में ही उलझी रहती है। बता दे कि क्या समस्या है। कुछ नहीं है माँ, बस मुझे एकांत पसंद है और मैं एकांत में बैठी हूँ। अब जाइए आप खाना खा लीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। एक सांस में अर्चना ने अपनी मन की बात रख दी तो माँ आश्चर्यचकित हो गई। हाँ हाँ, तू करेगी तो अपनी मन की ही। मुझे अच्छे से मालूम है कि तू कितनी जिद्दी है। माँ सुशीला के जाते ही अर्चना ने अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर से बालकनी में आकर बैठ गई। 2 मिनट में ही उसका मन वहाँ पर नहीं लगा तो वह उठकर बेडरूम में रखे आईने के सामने खुद को निहारने लगी। आज की सुबह अर्चना के लिए दुखदाई स्मृतियाँ लेकर आई हुई थी। सहसा उसका ध्यान अपने माथे पर लगी बिंदी पर गया और फिर उसने अपने बालों में सुहाग की निशानी सिंदूर को अपनी उंगलियों के स्पर्श से महसूस किया। पंकज अर्चना के लिए एक गैर बन चुका था, क्योंकि वह आज किसी दूसरे की हो चुकी थी। वैवाहिक बंधनों में एक बार बंध जाने के बाद पंकज को याद करना अथवा उसका नाम लेना भी उसके लिए गुनाह था। उसके दिलो दिमाग में पंकज की यादें इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वह बड़बड़ाने लगे। कैसा होगा वह? क्या उसे कभी मेरी भी याद आती होगी, या फिर मैं ही पागल? तभी कोई दूसरा विचार उसको थोड़ा सुकून देता। पंकज ने अब तक तो किसी अच्छी सी लड़की ढूंढकर शादी कर ली होगी और मुझे उसने माफ़ कर दिया होगा, मुझे भूल गया होगा अब तक वह। इसी वेदना से पीड़ित अर्चना दुनिया से बेखबर बालकनी में बैठी थी। अर्चना पंकज को दिल से अपनाना चाहती थी और उसे अपना जीवन साथी भी मान चुकी थी। तथापि समय और हालातों के आगे उसे अपने घुटने टेकने पड़े थे। संयोगवश अर्चना की शादी उसी शहर में हुई थी जहां पंकज रहता था, लेकिन पंकज को इस बात का ज्ञान न था। अर्चना को जब कभी भी अपने पति हेमंत की याद आती तो पंकज के साथ बिताए अपने कुछ लम्हों को याद करके उसके दिलो दिमाग में उष्णता भर जाती। अर्चना एक सरकारी बैंक में मुलाजिम थे। शादी के बाद अपना तबादला अभी ना होने के कारण वह अभी भी अपने मायके में ही रह रही थी। शादी की पहली रात जब उसके पति हेमंत ने उसे अपने आगोश में लेना चाहा, तब उसे ऐसा लगा जैसे पंकज उसी कमरे में कहीं छिपा बैठा है। लाख चाहने पर भी अर्चना पंकज को बिसरा नहीं पाई थी। सहसा अतीत की एक मुलाकात उसे अचानक याद हो आई। सप्ताह के अंत में पंकज अर्चना से मिलने आया हुआ था। मिलने की जगह नैनो रेस्टोरेंट थी। स्टेशन पर पहुंचकर पंकज रोड की तरफ बढ़ने लगा था। उसे नैनो रेस्टोरेंट तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगा था, जहां अर्चना पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। एक दूसरे की झलक पाकर दोनों के चेहरे खिल पड़े थे। रेस्टोरेंट के मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हुए दोनों ने एक दूसरे की कुशल छेम पूछी थी। पंकज ने आगे बढ़कर अर्चना के लिए रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोला और उसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। बैरी ने पंकज के आग्रह पर दोनों को बिना धूम्रपान वाले स्थान में एक टेबल दे दी थी। कितनी खुश और उत्साहित नजर आ रही थी अर्चना, इसका आभास उसकी हर बात से हो रहा था। कितने ध्यान मगन होकर वह पंकज की हर बात को सुन रही थी। बातों ही बातों में पंकज ने अपना विश्वास दोहराया था। अर्चना, तुम अब मेरी हो। दुनिया की कोई भी शक्ति अब हमें जुदा नहीं कर सकती। हाँ, तुम्हें ब्याहता बनाकर ले जाने में भले ही कुछ देर हो जाए, लेकिन मैं शादी करूँगा तो तुम्ही से ही। सच? पक्की बात है? अर्चना ने पंकज की आंखों में आंखें डालकर पूछा था। बिल्कुल, निसंदेह पक्की बात है। अपने पक्के इरादे को दर्शाते हुए पंकज ने हामी भरी। कुछ सोचकर अर्चना ने दूसरे ही क्षण पूछा,
अच्छा एक बात बताओ। हाँ पूछो। और यदि मैं ही अपना इरादा बदलते हुए आपसे शादी करने से इनकार कर दूँ तो आप क्या करेंगे? मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। कदापि नहीं। ऐसा तो कायरों का काम होता है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसी ही हालत में संग भगाकर ले जाऊंगा। इतनी हिम्मत है आप में? तुम अपनी हिम्मत की बात करो। बोलो, मेरे साथ चलने को तैयार होगी? यह कहकर पंकज ने अर्चना के विश्वास और इरादे को परखना चाहा था। भागकर? ना बाबा ना। मैं एक मध्यम और अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कर सकती। अर्चना ने तब एक चुटकी ली और पंकज को परेशान होते देखकर कहा, मैं तो तुम्हारे संग डोली में बैठकर ही जाऊंगी और अपने रिश्ते नातेदारों से विदा लूंगी। और आप भी शरीफों की तरह बारात लेकर आना। और कुछ क्षण माहौल दोनों के कहकहों से गूंज उठा था। इसके पश्चात खामोशी के कुछ पल दोनों के चेहरों पर मुस्कान और आंखों में सुनहरी सपनों की एक झलक देखी जा सकती थी। देखते ही देखते पंकज ने अर्चना को अपने आगोश में भर लिया और हल्के से उसके माथे को चूम लिया था। अर्चना ने फिर अपनी उंगली से पंकज के लबों को दूर करते हुए दोबारा पूछा, अच्छा अब यह बताओ, बारात कब ला रहे हो? तुम्हें अभी उस दिन का कुछ इंतज़ार करना होगा अर्चना। मैं निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कह सकता, पंकज ने स्पष्ट किया। लेकिन आप कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं कि आखिर कब तक? तुम्हारी शादी की तारीख तक। और मेरी शादी कब होगी? जब मेरी होगी। मजाक मत करो पंकज। थोड़ा भावुक होते हुए अर्चना ने फिर कहना शुरू किया, मुझे डर है पंकज कि तब तक बात कुछ बिगड़ ही ना जाए। अपनी बात पूरी करने से पहले वह रुक गई। एक बात मैं पूछूं अब? पूछो। अर्चना ने अपनी गर्दन हिलाकर अपनी सहमति दी और उत्सुकता से उसके सवाल को सुनने का इंतज़ार करने लगी। अर्चना, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? यदि तुम्हें कुछ महीने और मेरी इंतज़ार करना पड़ा तो क्या तुम मेरा इंतज़ार कर सकोगी? हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल भी लग सकते हैं। बारी जल्दी भी आ सकती है। विदेश जाने का मामला है। तुम भली भांति यह बात समझती हो। मम्मी तो कह रही थी कि जैसे आपको यह रिश्ता ही मंजूर नहीं है, इसीलिए आप लोग शादी की तारीख तय नहीं कर रहे। मम्मी यह भी कह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल तक ही इंतज़ार कर सकते हैं। मुझे तो डर लगने लगा है पंकज कि कहीं ऐसा। क्या तुमने अपने मम्मी पापा को विश्वास नहीं दिलाया? दिलाया था, लेकिन मेरे विश्वास दिलाने से क्या होता है? माँ से तो उस दिन मैं इसी बात को लेकर झगड़ पड़ी थी, मगर पापा से कौन? अर्चना ने थोड़ा मायूस होते हुए फिर कहा, दुनिया वाले ही कब चैन लेने देते हैं पंकज। आप तो अच्छी तरह जानते ही हैं कि मम्मी हृदय रोग से पीड़ित हैं। ईश्वर ना करे यदि ऐसा हुआ तो उनसे यह सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कहीं की नहीं रहूँगी। किसी दूसरे से शादी करने की बात तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। जहर खाकर। इससे पहले कि अर्चना अपनी बात पूरी कर पाती, पंकज ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और एक बार फिर अर्चना को अपनी बाहों में भर लिया। कहते कहते अर्चना का गला रूंध गया था। उसकी आंखें सजीली हो गई थी। अश्रुओं की एक धार उसकी गालों से बहती हुई पंकज के कंधों पर टपकने लगी थी। उसके आंसू पोंछते हुए पंकज बोला, अरे पगली, मुझ पर तो भरोसा है। चलो अब हमें मंदिर भी जाना है। वापस में यहीं आकर शाम की चाय लेंगे। बैरे के लिए टेबल पर टिप रखने के बाद पंकज ने अर्चना का हाथ अपने हाथों में ले लिया। रेस्टोरेंट से निकलकर दोनों मंदिर का फासला तय करने लगे। स्केटिंग रिंग तक पहुँचते पहुँचते पंकज की सांस बुरी तरह से फूलने लगी थी। अपनी सांस नॉर्मल करने के लिए पंकज वहीं एक तरफ रेलिंग के पास खड़ा हो गया। एक बार फिर पंकज ने अर्चना को अपनी बाहों में भरना चाहा, लेकिन अर्चना ने अपना इशारा आते जाते लोगों की तरफ करते हुए अपनी शर्माहट का इजहार किया। थोड़ी देर में जब पंकज की सांस सामान्य हुई तो दोनों मंदिर पर जाने वाले रास्ते पर हो लिए थे। जो मंदिर जाने वाले रास्ते की चढ़ाई चढ़कर दोनों मंदिर के करीब होती जा रहे थे, त्यों पंकज की सांस और भी फूलती जा रही थी। आगे बढ़ने से पहले उसे अपनी सांस नॉर्मल करने के लिए थोड़ी देर और रुकना पड़ रहा था। इसी बहाने रुककर वह अर्चना के कई फोटोज़ अपने कैमरे में कैद करता जा रहा था। मंदिर पहुंचकर उन्होंने
ने मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद लिया तथा बंदरों को खिलाने के लिए चने भी खरीदे। इसी बीच अर्चना ने पंकज को बंदरों से सावधान रहने के लिए कहा और कुछ आप बीते किस्से भी सुनाएं। पंकज को अर्चना की बात पर अभी पूरा यकीन नहीं हो रहा था कि सहसा उसने एक बंदर को मंदिर में आते हुए एक भक्त की टांग के पास कूदते देखा। राहगीर की टांग पकड़कर बंदर ने अपने दूसरे हाथ से उसकी साइड पॉकेट से प्रसाद का लिफाफा निकाल लिया था। देखते ही देखते इतने में एक और बंदर बिजली की फुर्ती से दूसरे राहगीर के कंधे पर कूदकर उसके चश्मे को लेकर दाएं हाथ की तरफ ऊंची दीवार पर जा बैठा था। इस काम में यह बंदर बहुत माहिर था और आते जाते दर्शनार्थियों के चश्मे मौका पाकर उतार लेता था, तभी उन्हें नीचे गिराकर वापस करता था जब उसे हट जाने के बतौर बिस्कुट का पैकेट अथवा कुछ और खाने की वस्तु मिल जाती। अगले ही क्षण बंदरों की एक अन्य टोली को अपनी तरफ बढ़ता देखकर एक बार तो दोनों भयभीत हो गए थे और सहाय सी अर्चना डर की मारी चिल्ला पड़ी थी और उसने अपने आप को पंकज की बाहों के हवाले कर दिया। मंदिर में प्रभु दर्शन से पहले दोनों ने अपने हाथ धोए और फिर दर्शन करने के बाद पंडित जी से आशीर्वाद लिया। दोनों ने अपनी अपनी मन्नतें मानी। थैंक यू कहते हुए अर्चना ने पंकज की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। जवाब में पंकज विस्मित हो उठा। मंदिर की सीढ़ियाँ उतरकर दोनों अब मंदिर के अहाते में वहां आ गए जहां एक बंदर लोगों के हाथ से चने खा रहा था। मंदिर के एक भक्त के आश्वासन पर और थोड़ा साहस बटोर कर दोनों उस बंदर को भी चने खिलाने लगे थे। ऐसा करके उन दोनों को बड़ा मज़ा आ रहा था। पंकज, अब खाना खाए क्या? चलो उधर उस बेंच पर बैठते हैं। धूप में तुम्हारे लिए कोहड़े की सब्जी पूरियों के साथ मूंग दाल वाला हलवा बना कर लाई हूँ। बड़ी उत्सुकता और जोशीले स्वर में अर्चना कहती चली गई। फिर पंकज की तरफ देखते हुए पूछने लगी थी, तुम्हें यह सब कुछ खाना पसंद है ना? मुझे आपकी पसंद का भी पता नहीं है और ना ही मुझे आपसे यह सब कुछ पूछने का मौका ही मिला है। हमारा क्या, हम तो संत आदमी हैं, प्यार से हमें चाहे कोई जहर खिला दे। कितनी भाग्यशाली होंगी मैं ऐसे सीधे साधे इंसान को पाकर। अर्चना ने भी जवाबी व्यंग कसा था। पंकज बस मुस्कुरा कर रह गया था। बातें करते करते अर्चना अपने बैग से खाने के डिब्बे निकालकर खाना परोसने लगी। दोनों ने इकट्ठे बैठकर खाना खाया और काफ़ी देर तक आत्मीयता की बातें की। कुछ देर मंदिर के अहाते में और रुककर दोनों वापस लौटने लगे थे। एक बात कहूँ? हाँ कहो। आपने एक बात नोट की? क्या? यहीं के आते जाते कुछ लोग हमें एक हसरत भरी नज़रों से देखकर कुछ बुदबुदाते हैं। बाजार और आबादी वाले हिस्से में भी मैंने यही अनुभव किया। अर्चना ने विस्तार से कहा। अर्चना, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुमसे यही बात कहने वाला था। पंकज ने अर्चना की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। भला लोग क्या सोचते होंगे? यही कि हमारा आपसी रिश्ता क्या है। बिल्कुल दुरुस्त, मेरा भी ऐसा ही सोचना है। अर्चना ने भी अपनी सहमति प्रकट की। फिर उसने अपनी बाकी की बात पूरी की। लोग हमें बाहों में बाहें डालकर जाते हुए देखकर अचरज में रहे होंगे। फिर हमारे बीच पति पत्नी के संबंध होने की कोई निशानी उन्हें जब ना मिलती होगी तो सोचते होंगे प्रेमी हैं। तो इसमें कौन सा गलत सोचते हैं? पंकज का जवाब सुनकर अर्चना की सांस जैसे डर के मारे गले में ही अटक गई। अर्चना, अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो लोगों को हम ऐसा सोचने का मौका ही नहीं देंगे। स्वयं ही हमारे रिश्ते के बारे में उन्हें अंदाजा लग जाएगा। पंकज ने अर्चना को भरोसा दिलाते हुए कहा। वह कैसे? अर्चना ने जिज्ञासा प्रकट की। तुम्हारे हाथ में लाल चूड़ा और तुम्हारी मांग में भरे सिंदूर को देखकर। यह सुनकर अर्चना थोड़ा शर्माई और मन ही मन पुलकित होने लगी थी। पंकज की याद में खोए हुए अतीत के इस एक मुलाकात को याद करके उसके होठों पर एक मुस्कान फैल गई। सहसा मम्मी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हाथों में कंघा लिए वह अपने बाल संवारने लगी। एक लंबा सांस लेते हुए उसने वहीं से पूछा, क्या बात है मम्मी? अभी तक तुम्हारे बाल नहीं संवरे हैं क्या? अर्चना की माँ सुशीला ने रसोई घर से ही
अपनी ऊंची आवाज़ में सवाल किया। ओहो मम्मी, क्या बात है, थोड़ी देर और लगेगी, अभी आती हूँ। अर्चना पुनः खींच कर बोली। मम्मी, आज तो रविवार है, दफ्तर की छुट्टी है, लेकिन आपको क्यों जल्दी मची पड़ी है? अरे भाई, दफ्तर तुझे नहीं जाना है, लेकिन तुम खाना तो खा सकती हो ना। अरे आज भूखी रहने का इरादा है क्या? चलो पहले खा लो, फिर चाहे बाल बनाती रहना या फिर डांस करती रहना। जल्दी से इधर आकर पहले खा लो, फिर मुझे घर के सारे पर्दे धोने हैं। आपको पर्दे धोने के लिए किसने कहा है मम्मी? रख दो एक तरफ, थोड़ी देर में मैं खुद धो लूँगी। अर्चना ने जवाब में कहा। तू खाना खा ले पहले, फिर सोचेंगे कि पर्दों का क्या करना है। उसकी माँ सुशीला ने अपना तर्क दिया। तेरी बातों में आ जाऊं तो हो गए यह सब काम मेरे। पिछले हफ्तों से बालों में तेल लगाने के लिए तुझसे कह रही हूँ, लगाया तूने? यह सुनकर अर्चना खींचते हुए बोली। मुझे अभी नहीं खाना, आप मेरे लिए फिक्र करना छोड़ दो, जब दिल करेगा खा लूँगी। आ जा मेरा बेटा। मैंने कहा ना मम्मी, मुझे भूख नहीं है। यूं ही हाथ धोकर पीछे मत पड़ जाया करो। तुम्हें क्या हो गया है अर्चना? शादी से पहले तो तू ऐसी नहीं थी, तुझमें कितना अंतर आ गया है। शादी के बाद तू अभी अपने पति के पास भी नहीं गई। शादी से पहले भी तू मेरे पास ही थी। वही घर है, वही मैं भी हूँ, लेकिन तू पहले जैसी नहीं रही। तुझे क्या हो गया है? यह बदलाव कैसा? मम्मी, मुझे तंग ना करो प्लीज़, मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो। कहते कहते अर्चना सुबुक पड़ी। अर्चना को बेचैन और परेशान होते देखकर सुशीला ने उसे अपनी छाती से लगाते हुए पूछा। बेटी, क्या बात है? आज तो इतना परेशान क्यों है? हमने तो जो भी किया सब कुछ तेरी भलाई के लिए ही किया, अब इसमें किसी का क्या दोष है? बेटा, क्या तंग आ गई है अपनी बूढ़ी माँ से? तू कोई पराए घर में थोड़ी ही बैठी है, ये तेरा अपना घर है। अर्चना चुप रही, बस सिसकने लगी और सारी बात उसकी सिसकियों ने जाहिर कर दी। सुशीला फिर उसे सांत्वना देते हुए बोली। बेटी, मैं तुम्हारी परेशानी से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, तू ही समझदार है। बता, जब तक तेरा तबादला ना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो धीरज रख बेटा, तेरा तबादला जल्दी हो जाएगा और तू हेमंत के पास होगी। और रही बात तेरे पति और सास के सलूक की, वह भी वक्त के साथ तेरे प्रति ठीक हो जाएगा। एक लंबा सांस लेते हुए पुनः बोली। बेटी, तो उस घर में अभी नई नई गई है, थोड़ा वक्त तो हर एक को लगता है एक दूसरे को समझने में। माँ, मैंने यह कब कहा कि मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, इस घर से उकता गई हूँ या फिर हेमंत के पास जाना चाहती हूँ? आपको और पापा को दोनों को ही जल्दी हो रही थी मुझसे अपना पिंड छुड़ाने की, मुझे कुएं में धकेलने की। नहीं तो मैं पंकज का इंतज़ार करती। कहते कहते बस सुबक पड़ी थी अर्चना। तभी सुशीला अर्चना को हौसला देने की गरज से बोली। हेमंत का फ़ोन तो आया था कि वह शीघ्र ही छुट्टी लेकर तुझसे मिलने आएगा, लेकिन हो सकता है उसे कोई काम आ पड़ा हो या छुट्टी ना मिली हो, जिसकी वजह से वह ना आ सका हो। इंसान की कई मजबूरियां होती हैं। फिर चंडीगढ़ कौन सा दूर है? तुम स्वयं अगले हफ्ते कुछ दिनों की छुट्टी लेकर उसे मिल लाओ ना। मैं उसे कल फ़ोन कर दूंगी, बस अड्डे आकर खुद तुझे ले जाएगा। यह सब सुनकर अर्चना गुस्से से फट पड़ी। अब बस करो माँ, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को फ़ोन करने की, कहीं नहीं जाना है मुझे। फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो बेटी? माँ, मैंने कहा ना, मुझे परेशान मत करो, मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। जवाब में अर्चना बोली। फिर बोल बेटी, बोल, क्या बात है? अपनी माँ को तो अपनी दिल की बात बता ही सकती है ना। यह परेशानी सब आप लोगों ने खुद मोल ली है, मैं तो आप लोगों पर भार थी ना। जैसे आपकी सब मुश्किलें और दायित्व पूरा हुआ मेरी शादी करके, अब चाहे मैं मरूं या जीऊं आप लोगों की बला से। हाँ, जैसे तैसे मेरी ज़िंदगी कट ही जाएगी। मेरे लिए अब किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर यही होता यदि आप मेरी शादी और जगह करने की बजाय मुझे कुएं में धकेल देते। मुझे इस दम घोटू बेचैनी और तन्हा जिंदगी से तो रुखसत मिल ही जाती। अर्चना अपने मन की सारी भड़ास निकाल देना चाहती थी। उधर सुशीला भी अपने पर काफ़ी नियंत्रण रखने की कोशिश में नाकाम रही और रूंधे गले से बोली। बेटी, अब इसमें हमारा क्या दोष है?
हमने तो अपनी तरफ से सब कुछ देखभाल करके तुम्हारे लिए यह सब कुछ किया था। माँ, मैं भी किसे दोष दूँ? इसमें सारा दोष बस मेरा ही है कि तुम्हारी बातों में आकर मैं बेसब्री हो उठी और बिना सोचे समझे इस नरक में कूद बैठी। धीरज रख बेटी, सब ठीक हो जाएगा, कहते हुए सुशीला उठकर बेडरूम में चली गई। अर्चना भी पास ही में पड़ी चारपाई पर औंधी लेट गई। जब वह सोकर उठी तो उसने चारपाई पर पड़े दर्पण में खुद को निहारा। उसकी आंखें लाल, सुर्ख, थकी थकी और सूजन की वजह से बड़ी बड़ी लग रही थी। अपनी मांग में भरा सिंदूर भी उसे हल्का लगा। कुछ पल यूं ही वह दर्पण को पतराई दृष्टि से देखती रही। शादी के कई महीने बाद अर्चना अकेली है। आज भी वह अपनी माँ के पास अपने पति से दूर तन्हा जिंदगी बिता रही है। कितना अंतर है दोनों में। शायद वह सोच रही थी, पंकज मुझे कितना चाहता था, कितना मुझसे प्यार करता था। चंडीगढ़ से मुझे रोज़ फ़ोन करने के अलावा हर सप्ताह मुझसे मिलने आता था। हम दोनों में आत्मीयता की कितनी बातें थी। हम दोनों एक दूसरे के कितना करीब आ चुके थे, कितना एक दूसरे को समझते थे। हेमंत है कि सांसारिक दृष्टि से मेरा पति होने के बाद भी जिसे मेरा कुछ लगता ही नहीं, उसको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं। काश मैं पंकज के लिए कुछ और समय इंतज़ार करती। पिया मिलन की इंतज़ार तो अब भी कर रही हूँ। थोड़ी इंतज़ार मुझे पंकज के लिए भी करनी चाहिए थी, लेकिन अब यह सब सोचने का क्या फ़ायदा। अब तो स्थिति बदल चुकी है। अब मैं किसी की घर की बहू हूँ और किसी की पत्नी हूँ। जब शादी करने का मेरा फैसला था तो अब मैं किसी को दोष नहीं दे सकती। मुझे अपनी गृहस्थी बसाने के लिए पंकज को भुलाना ही होगा, जैसे मैंने शादी के लिए हाँ कहते वक्त उसे भुला दिया था। अब हमेशा के लिए उसे भुलाना पड़ेगा और यही हम सब के लिए बेहतर होगा। रही बात थोड़ा सहने की, तो मैं अब सब सह लूँगी। निर्णय लेने के बाद अर्चना ने हेमंत को फ़ोन किया कि मैं छुट्टी लेकर आपके पास आ रही हूँ, आप मुझे इतने समय पर बस अड्डे पर लेने आ जाइएगा। पति हेमंत को खुश पाकर अर्चना भी खुश हो गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम सब का दिन सुखमय गुजरे, इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।